प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। कल से जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग का शुभारंभ हो रहा है। अमृतकाल में प्रगति की तरफ अग्रसर यूनियन टेरिटरी के लिए हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का यह बहुत बड़ा अवसर है। विश्व बंधुत्व की भावना, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर आधारित यह आयोजन मात्र सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। यूनियन टेरिटरी के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि इस आयोजन के माध्यम से यहाँ की सांस्कृतिक आध्यात्मिक समृद्धि से पूरी दुनिया को परिचित कराएं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन से हम पूरे विश्व को दिखा सकते हैं कि नई ऊर्जा के साथ आज जम्मू कश्मीर शिखर की तरफ अग्रसर है। पिछले वर्ष की तुलना में हमारा GST कलेक्शन 40% बढ़ा है। नई सड़कें, नई टनल, नए इंडस्ट्रियल इस्टेट, नए माल, नए हॉस्पिटल, नए मेडिकल कॉलेज, नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आज यहाँ बन रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर G20 के आयोजन की सफलता में अपना योगदान दें। ये आपका आयोजन है और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आप सबके कंधों पर है। दशकों बाद आप सभी को जम्मू कश्मीर की क्षमता को विश्व पटल पर रखने का अवसर मिला है। इस आयोजन से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ेगा, बल्कि हमारी टूरिज्म तथा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर आम नागरिकों की आमदनी में भी इजाफा करेगी। दुनिया की कुल आबादी की 60% से ज़्यादा जनसंख्या G20 देशों में रहती है और यह ग्लोबल GDP का 85% कंट्रीब्यूट करता है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कुल ग्लोबल ट्रेड का 75% G20 देशों द्वारा होता है। जिस प्रकार तेज गति से देश तथा जम्मू कश्मीर का निर्यात बढ़ रहा है, उस स्थिति में मैं समझता हूँ कि G20 का आयोजन जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है और यूनियन टेरिटरी की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था नई करवट ले सकती है। G20 कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर की भूमिका का विस्तार करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में Y20 कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों ने विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृतियों और भाषाओं के युवाओं को एक साथ जोड़ा और विश्व कल्याण के साझे मूल्यों को जागृत किया। ऐसे कई कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। इससे मेरे मन में युवा शक्ति एवं जम्मू कश्मीर के भविष्य के प्रति विश्वास और गहरा हुआ है। करुणा, शालीनता तथा संवेदनशीलता के आदर्शों के साथ हमारे नौजवान सामाजिक समरसता की नींव को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जागरूक युवा शक्ति कल की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए पूरी तरह तत्पर है और वह मैत्रीपूर्ण सौहार्द, साहसिक कार्यों द्वारा विश्व को नया रूप देने में भागीदारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे यकीन है G20 मीटिंग का यह ऐतिहासिक अवसर जम्मू कश्मीर की समकालीन एवं भावी पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा और समाज में नया जोश तथा नया उत्साह भरेगा। जिस विश्वास के साथ हर एक नागरिक जम्मू कश्मीर को प्रगति एवं शांति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, वह विश्वास ही इस आयोजन का सबसे अहम आधार बनेगा। पिछले वर्षों से तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे विश्व को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने नया मार्गदर्शन दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर अपनी उपलब्धियों, परंपरा और दर्शन से पूरी दुनिया को नया संदेश देगा। हमारा संकल्प है कि अमृतकाल में नए जम्मू कश्मीर का उदय हो। इस संकल्प को हम सामूहिक प्रयासों से ही पूरा कर सकते हैं। लल्लेश्वरी ने लिखा है, ई करम कोरम सु अर्चुनु, जैसा मैंने कर्म किया वैसा मैंने अर्चन किया। लाल देव के दर्शन के अनुरूप हमें अपने विचार एवं कर्मों में सामंजस्य स्थापित करके शांति एवं संपन्नता से भरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर की ज्ञान परंपरा को समृद्ध करने के लिए
बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने अभी कुछ दिन पहले ही एक रोचक पहल की है। उन्होंने पुणे स्थित एक सिविल सोसाइटी ग्रुप के साथ मिलकर उल्लर लेक के किनारे बसे आरागम विलेज को देश का सबसे बड़ा बुक विलेज बना दिया है। आरागम विलेज अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं जीवन संस्कृति के लिए विख्यात है। गांव के स्थानीय नागरिक भी विचारों के आदान प्रदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ किताबें हमारे चिंतन की खिड़कियां हैं जो अनुभव एवं सोचने की दुनिया का द्वार खोलती हैं और नई पीढ़ी को कल्पना शक्ति प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर को शारदा पीठ यानी ज्ञान का केंद्र कहा जाता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ ज्ञान का सम्मान समाज की जागृति का आधार रहा है। आरागम गांव से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्थानीय लोगों तथा टूरिस्ट्स को जगह जगह लाइब्रेरी एवं शांत वातावरण में बैठकर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 6 अलग अलग भाषाओं में किताबों के अलावा लाइब्रेरी में पुरानी पांडुलिपियां तथा पेंटिंग्स भी उपलब्ध होंगी जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को प्राचीन इतिहास एवं लोक संस्कृति से परिचित कराएंगी। मैं जिला प्रशासन, सिविल सोसाइटी ग्रुप तथा गांव वालों की सराहना करता हूं जिन्होंने नए विचार, कल्पना एवं ज्ञान प्रसार की दिशा में अनोखी पहल की है। कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के प्रयासों के नतीजे अब जम्मू कश्मीर के अनेक इलाकों में साफ दिखाई दे रहे हैं। किसान भाइयों को फसलों की अच्छी कीमतें मिल रही हैं और इससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। पीली क्रांति के पश्चात कश्मीर डिवीजन में स्वाद के लिए मशहूर मुस्क बुद्जी राइस की क्रांति के लिए इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ किसान भाई तैयार हो रहे हैं। अनंतनाग के सागम गांव में किसान भाइयों ने सागम मुस्क बुद्जी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी नाम से एक FPO बनाया है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक 70 के दशक में मुस्क बुद्जी धान का उत्पादन पैडी ब्लास्ट नामक बीमारी के बाद बिल्कुल कम हो गया था। हालांकि विदेशों में इसकी अत्यधिक मांग है, लेकिन धीरे धीरे इसकी खेती समाप्त होती जा रही थी। इस कास्ट के वैज्ञानिकों की मदद से बीज में सुधार करके पुनः इसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है और आज अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम और गांदरबल जिले में लगभग 500 हेक्टेयर में मुस्क बुद्जी की खेती हो रही है। इसी वर्ष किसान भाइयों के सागम FPO को दुबई से ऑर्डर भी मिला है और मुझे विश्वास है कि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे सहयोग से हमारे किसान भाई आर्थिक विकास का भी नेतृत्व करेंगे। कठुआ की रहने वाली नीलम रानी की उपलब्धियां भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। बसोहली की महिलाओं को पश्मीना शाल की बुनाई की ट्रेनिंग देकर नीलम रानी ने उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारिता के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की है। उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी चरखा स्पिनर्स एंड वीवर्स पश्मीना लिमिटेड के सफलता की कहानी भी शानदार है। इस सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने बसोहली में बने पश्मीना शाल को नेशनल लेवल एक्सपो के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। नीलम डिजाइनिंग एवं मार्केटिंग में भी पारंगत है। उन्होंने देश के बड़े बड़े सप्लायर से भी अनुबंध किया है। महिलाओं को ट्रेनिंग, अपने सोसाइटी के उत्पादन यानी दोनों अभियान में पूरी प्रतिबद्धता से काम करके उन्होंने महिलाओं की अधिकारिता के प्रति समाज में नई जागृति पैदा की है। आज जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहे बदलाव में नारी शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुझे विश्वास है नीलम के प्रयासों से बसोहली पश्मीना शाल एवं अन्य उत्पादों का मार्केट दायरा बढ़ेगा तथा महिला उद्यमियों को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा। आज कृषि तथा हॉर्टिकल्चर से जुड़े अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नारी शक्ति सबसे पहले समाज को नेतृत्व देने का काम कर रही है। ऐसी ही एक असाधारण उपलब्धि अनंतनाग की बेटी गौहर जबीन ने हासिल की। मात्र 24 साल की उम्र में कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर इस बच्ची ने कश्मीर डिवीजन की पहली कीवी नर्सरी ग्रीन पोस्ट नर्सरी यूनिट स्थापित की है। जिस क्षेत्र में बड़े बड़े किसान उतरने में हिचक रहे थे, वहां गौहर जबीन ने अपनी इच्छा शक्ति से आवाम के सामने एक नई मिसाल पेश की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गौहर जबीन की आत्मनिर्भर बनने की ललक अनगिनत महिलाओं को प्रेरित करेगी और उनका जीवन बदलने में योगदान देगी। युवा पीढ़ी आज अपने सपने और इरादे के साथ कुछ नया करना चाहती है। उनके भीतर नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बनने की मजबूत भावना पैदा हो रही है। ऐसा ही एक युवा उधमपुर के रोहित सलारिया हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के अंतर्गत
अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की है। इस यूनिट की मदद से रोहित ने अपने 2 ब्रांड लॉन्च किए हैं और जम्मू कश्मीर के अलावा वह देश के अन्य राज्यों में भी अपना उत्पाद बेच रहे हैं। रोहित ने अपने इलाके के 5 अन्य नौजवानों को रोजगार भी दिया है। उनका यह प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में जुटे प्रयासों में योगदान दे रहा है। आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन युवाओं के लिए उनके दरवाजे पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। रोजगार सृजन के यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में युवाओं को अपनी यूनिट सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ट्रेनिंग भी प्रदान कर रहा है। मैं समझता हूँ युवा चित्त हमेशा विश्व में हो रहे परिवर्तन के प्रति सचेत एवं जागरूक होता है। आज हमारा युवा वर्ग वर्तमान में जीते हुए निरंतर समाज के बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहा है। देश को भी आज ऐसे नौजवानों से उम्मीद है कि आने वाले समय में समाज की धारा को बदलने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है रोहित जैसे नौजवानों के प्रयास जम्मू कश्मीर में औद्योगिकीकरण की लहर लाने में अवश्य कामयाब होंगे। पिछले महीने बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिलने के पश्चात अखबारों, टीवी एवं सोशल मीडिया पर कला की इस विश्व प्रसिद्ध विधा की काफी चर्चा हो रही है। बसोहली पेंटिंग की शुरुआत 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णपाल के समय शुरू हुई थी और इस ऐतिहासिक कला परंपरा के विशिष्ट प्रकृति को बनाए रखने में सोहन सिंह बलौरिया जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट के साथ मिलकर सोहन सिंह जी ने बसोहली पेंटिंग की कारखानदार यूनिट शुरू की है और 60 कलाकारों को इस विधा में ट्रेनिंग भी दी है। चूँकि जीआई टैग मिलने के पश्चात बसोहली पेंटिंग के लिए जाने पहचाने भौगोलिक क्षेत्र के बाहर कोई इसकी नकल नहीं कर सकता, इसलिए सभी स्थानीय कलाकारों को वैश्विक बाजार भी उपलब्ध होगा और उनकी आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। नए कलाकारों को ट्रेनिंग देने के अलावा सोहन सिंह जी देश विदेश के प्रतिष्ठित आर्ट एक्सपो में भी बसोहली पेंटिंग को प्रदर्शित करके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सोहन सिंह जी तथा इस कला से जुड़े तमाम लोगों का प्रयास इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य स्पष्ट हों तो तमाम चुनौतियों के बावजूद शिखर पर पहुंचा जा सकता है। कुलगाम से डॉक्टर रिजवान रूमी और पुलवामा से एहसान कुद्सी ने हार्टिकल्चर सेक्टर में यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए अवसर जुटाने के संबंध में एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट एक विशेष विंग बनाकर युवाओं के बीच अवेयरनेस कैंपेन, स्किल डेवलपमेंट, आर्थिक सहायता, इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए काम कर सकता है। उनका विशेष जोर इस बात पर है कि हार्टिकल्चर सेक्टर में अग्रणी होने के कारण जम्मू कश्मीर युवाओं के लिए अलग अलग बिजनेस में अनंत संभावनाएं उपलब्ध करा सकता है तथा देश के अन्य हिस्सों में चल रही कंपनीज के साथ उन्हें नेटवर्किंग का भी अवसर मिल सकता है। उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि प्रोफेशनल कॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप को एक करियर ऑप्शन के तौर पर युवाओं के बीच प्रमोट करें। इस दिशा में पढ़ाई और एग्ज़ाम की तरह ही इस बात पर विशेष बल दिया जाए कि किस किस क्षेत्र में वो अपना स्वयं का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें जोखिम कितना है, संभावनाएं क्या हैं और किस सरकारी कार्यक्रम के तहत उन्हें ट्रेनिंग एवं अन्य सहायता उपलब्ध हो सकेगी। डॉक्टर रिजवान और एहसान, आप दोनों का इस पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोग अनेक पत्र लिखते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार एक स्पेशलाइज क्षेत्र में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के संबंध में आपका पत्र पढ़कर अच्छा लगा। अभी इस कार्यक्रम में मैंने गौहर जबीन और रोहित सरारिया का जिक्र किया था। ये दोनों बच्चे जम्मू कश्मीर के गौरव हैं। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट तथा मिशन यूथ लगातार ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे अधिक से अधिक नौजवान हार्टिकल्चर क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का लाभ उठाकर अपना स्वयं का बिजनेस शुरू कर सकें। वर्तमान में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के तहत गांव-गांव में किसान संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से नर्सरी से लेकर अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है तथा प्रेरित भी। मैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को अवश्य निर्देश दूंगा कि इस अभियान में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का प्रयास करें ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का फायदा उठा सकें। शिक्षण संस्थानों में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप तथा इंटर्नशिप को प्रमोट करने के लिए मैं स्कास्ट जम्मू और स्कास्ट कश्मीर को भी
निर्देश दूंगा। मैं समझता हूँ आज जितना आत्मविश्वास हमारे युवाओं में है और अपना स्वयं का रास्ता चुनने का जो साहस उनके भीतर है वह पहले कभी नहीं था। एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर निरंतर चल रहे अभियान ने उनके भीतर नए विचार पैदा किए हैं। समाज में अपनी जगह बनाने के बारे में वो पहले से अधिक सचेत और सक्रिय है। यह सजगता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एक सजग युवा ही बड़े से बड़े संकल्प, बड़े से बड़े सपनों को साकार कर सकता है। श्रीनगर से साहिमा मुश्ताक एवं जम्मू से संचयिता प्रधान ने लोक कला के प्रमोशन के संबंध में मुझे पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि ग्रामीण समुदाय वास्तविक रूप से लोक कलाओं की रिपोजिटरी है और प्रशासन द्वारा लोक कलाओं के प्रमोशन के लिए चलाए जा रहे कैंपेन में उनकी भागीदारी आवश्यक है। साहिमा तथा संचयिता ने आग्रह किया है कि बैक टू विलेज जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण जम्मू कश्मीर की प्रचलित लोक कलाओं को भी डॉक्यूमेंट किया जा सकता है तथा उनके प्रमोशन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर तथा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म दोनों मिलकर लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम चला सकते हैं, ताकि समय रहते उनके आर्ट फॉर्म को संरक्षित किया जा सके। साहिमा और संचयिता के प्रति इन सुझावों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ लोक कला की अलग अलग शैली दरअसल आवाम की तरक्की की अभिव्यक्ति है। मुझे स्मरण है कोरोना की पहली लहर से उबरने के पश्चात मैंने जम्मू कश्मीर की लोक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया था। संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी के प्रतिनिधियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साहित्य कला से जुड़े लोगों को शामिल करके लोक कलाओं के प्रमोशन एवं संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। समाज के सभी वर्ग अपनी जड़ों की तरफ लौटें, इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा स्कीम शुरू की गई है तथा जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में बसे कलाकारों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। एक निर्णय लिया गया है कि जम्मू कश्मीर की 12 लोक परंपराओं में पूरे साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि लोक कलाओं को उचित मंच और आर्थिक मदद दी जा सके। समाज में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक मदद दी जा रही और मास्टर कलाकार को जो अब स्वास्थ्य की वजह से सक्रिय नहीं है उन्हें भी प्रति महीने आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। लोक कलाओं के संरक्षण के लिए हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी, सीना, भदरवी समूह की भाषाओं में मोनोग्राफ तथा पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी। लोक कथाओं एवं लोक कलाओं से संबंधित चिल्ड्रन एडिशन भी प्रकाशित किए जाएंगे और स्कूल की लाइब्रेरी तथा पाठ्यक्रमों में भी उन्हें शामिल किया जाएगा। गांव में विकास संबंधी अभियानों में लोक कलाओं को प्रमोट करने का आप दोनों के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं और इस दिशा में उचित कार्रवाई की जाएगी। मुझे यकीन है कि आम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी से हम विभिन्न कलाओं के संरक्षण, उन्हें नई पहचान एवं नया आकार देने में सफल होंगे। गाँव में बेटियों की सफलता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे डोडा से हुमेरा बलवान, सांबा से रिदम गुप्ता और जम्मू से अपूर्वा मिश्र ने कुछ सुझाव भेजे। उन्होंने लिखा कि सभी सरपंच स्कूलों में बेटियों का 100% इनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के बजट तथा सरकारी खर्च की आवश्यकता नहीं है। मात्र जन भागीदारी और पंचायत के संकल्प से इस काम को पूरा किया जा सकता है और इससे आने वाली अनेक पीढ़ियों का भविष्य निर्मित हो सकेगा। उनका दूसरा सुझाव भी बेहद रोचक है। उन्होंने लिखा है कि स्कूल के साथ मिलकर पंचायत यह तय करे कि गांव की सफल महिलाएं, चाहे वो अध्यापक हों, किसी सरकारी नौकरी में हो या अपना स्वयं का उद्यम चला रहे, 2 महीने में एक दिन अपनी सुविधानुसार 1 घंटे में किसी एक स्कूल में बच्चियों के साथ संवाद करें। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, उनके अंदर भी आगे बढ़ने की ललक पैदा होगी। हुमेरा, रिधम और अपूर्वा ने एक और सुझाव दिया। उन्होंने लिखा है कि स्कूल में बेटियों की उपलब्धियों को ब्लॉक दिवस के माध्यम से प्रचारित किया जाए और उनकी पोस्टर, फोटो तथा उपलब्धियों की डिटेल सभी गवर्नमेंट स्टॉल पर उपलब्ध कराई जाए। उनकी सालाना उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर बच्चियों एवं उनके माता पिता को अपने ऑफिस बुलाकर सम्मानित भी कर सकते हैं। हुमेरा, रिधम एवं अपूर्वा, आप तीनों को मैं इन सुझावों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेटियों की शिक्षा तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से सभी नीतियों में असमानता को समाप्त करने पर बल दिया जा रहा है। मुझे खुशी है आज जम्मू कश्मीर में भी हमारी बेटियां लगभग हर क्षेत्र में बेटों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं
और शिक्षा के क्षेत्र में तो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियों की संख्या लड़कों से काफ़ी आगे है। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटियों की वजह से ही विश्व का अस्तित्व है। बहुत लंबे समय तक उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। आज उन्होंने अपने अस्तित्व, अपनी गरिमा एवं अपने स्वाभिमान को स्थापित किया है। लेकिन ये सच है कि अभी भी इस दिशा में लगातार प्रयास करने की जरूरत है। मैं आपके सुझावों पर सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स तथा पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों से बात करके आवश्यक व्यवस्था कराने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी कहानी है जो अक्सर विदेशों में लोक कथा के रूप में सुनाई जाती है। एक बार किसी आदमी पर स्वर्गलोक के देवता गण नाराज हो गए और उस व्यक्ति को श्राप दे दिया कि आज से तेरी छाया समाप्त हो जाएगी और अब तू धूप में भी चलेगा तो तेरा शैडो नहीं बनेगा। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा कि यह कैसा श्राप है और इस श्राप से मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरी कौन सी धन दौलत समाप्त हो जाएगी। देवताओं ने एक दूसरे को देखा और उसमें से एक देवता ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। वो आदमी घर आया और उसने घर वालों से कहा कि मुझे देवताओं ने श्राप दिया है कि मेरी छाया नहीं बनेगी। यह सुनते ही घर वाले डर गए। एक एक करके उसके घर वाले दूर होते चले गए, यहाँ तक कि उसके बेटे और पत्नी भी घर छोड़कर चले गए। गाँव वालों को जब पता चला तो उन्होंने अपने अपने घर के एक एक सदस्य को उससे दूर रहने के लिए आगाह कर दिया। धीरे धीरे वह आदमी पूरे इलाके में अछूत समझा जाने लगा। फिर एक दिन गांव की पंचायत बैठी और उसमें सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि उस व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। उस आदमी ने बड़े तर्क दिए कि उसकी छाया नहीं बनती तो उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन लोगों ने कहा कि छाया नहीं बनती इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारे अस्तित्व को ग्रहण लग गया है और ये बहुत बड़ा अपशकुन है। विमेन एम्पावरमेंट के प्रतीक के रूप में इस कहानी को कहा जाता है और जागृत समाज को यह बताने की कोशिश की जाती है कि स्त्री पुरुष की छाया मात्र नहीं है बल्कि इस अस्तित्व का आधा हिस्सा है। जिस दिन वह छाया दिखनी बंद हो जाएगी उस दिन समाज को ग्रहण लग जाएगा। नारी समाज में श्रेष्ठतम है, समाज की सृजन करता है। उनकी आंतरिक शक्ति, उनकी क्षमता, उनका आत्मविश्वास ही राष्ट्र निर्माण के अभियान को ताकत देता है और समाज से कुरीतियों को समाप्त करने में मदद करता है। अनंतनाग से मुश्ताक अहमद शेख ने वाटर कंजर्वेशन अभियान से युवाओं को जोड़ने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। इसी विषय पर जम्मू के डॉक्टर कुमार सौरव ने भी मुझे कुछ सुझाव भेजे। उन्होंने लिखा है यूथ क्लब के माध्यम से वाटर कंजर्वेशन विषय पर कम्युनिटी वर्कशॉप आयोजित किए जाएं और इस अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से हर पंचायत के युवाओं को संगठित करने की कोशिश की जानी चाहिए। उनका कहना है कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों तथा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मुख्यतया 2 तरह के अभियान पर फोकस करना चाहिए। पहला वाटर बॉडीज की सफाई, दूसरा वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को प्रचारित करना है। उनका सुझाव है कि इन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर नौजवान न सिर्फ बदलाव लाने में सफल होंगे बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह पूरे आवाम में पानी की हर एक बूंद का संचयन करने, पानी के स्रोतों के बारे में सम्मान की भावना पैदा कर सकेंगे। मुश्ताक और डॉक्टर सौरव, आपके सुझाव के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तालाब फिर से जी उठे, इसके लिए प्रशासन ने पिछले 3 वर्षों में जन भागीदारी के माध्यम से विस्तृत अभियान चलाया है। जम्मू कश्मीर के अनेक ऐसे गांव थे जहां दशकों से इंक्रोचमेंट की वजह से तालाबों का नामो निशान मिट गया था, उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। हर पंचायत ने वाटर कंजर्वेशन और तालाबों की साफ सफाई के लिए पानी समितियां स्थापित की गई। रिकॉर्ड समय में जम्मू कश्मीर में 2341 अमृत सरोवर निर्मित किए गए हैं। मुझे इस अभियान में नौजवानों की भागीदारी का आपका सुझाव काफ़ी उत्तम लगा। अगले महीने की 5 तारीख को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और इस साल का थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। मैं चाहता हूँ सभी प्रयासों में इस थीम को भी जोड़ा जाए ताकि हमारा युवा वर्ग प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ चल रहे अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मैं मिशन यूथ को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई का सुझाव दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। पिछले महीने से ही विश्व के अलग अलग देशों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग विज्ञान है, योग अनुशासन है, योग का अर्थ जीवन की ऊर्जा है, योग अंतस की यात्रा है। योग का पहला सूत्र कहता है अथ योगानुशासनम, और योग का अनुशासन यानी डिसिप्लिन। योग हमें वर्तमान क्षण में पूरी ऊर्जा से जीने की प्रेरणा देता है। योग व्यक्ति के भीतर निराशा को समाप्त करके, उथल पुथल को दूर करके नई आशा और आकांक्षा के साथ जीने की प्रेरणा देता है। साइंटिफिकली इस बात को सिद्ध किया जा चुका है
कि नियमित योग से व्यक्ति अनेक तरह के रोगों से दूर रह सकता है और मन तथा शरीर को स्वस्थ रख सकता है। योग व्यक्ति के भीतर उसके केंद्र की खोज है ताकि वह और अधिक प्रसन्नचित्त होकर सच्ची नियत और विकास में पूरी निष्ठा के साथ काम कर सके। मैं आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और विश्व योग दिवस की आप सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। जय हिंद।